अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये जब चैनल अच्छा चलना शुरू होता है, कोई मसला होता है और बढ़ जाता है, वही आजकल दोबारा मेरे साथ हो रहा है। चैनल फिर बढ़ चुका है, समझ नहीं आ रही क्या वजह हो सकती है इसकी। खैर, कुछ बड़ी अहम चीजें जिन पर बात करनी है। असद उमर साहब ने बहुत दिलचस्प एक ट्वीट किया, उसके ऊपर बात करेंगे। नोबडी कैन स्टॉप एन आइडिया उस टाइम हैज कम। तो क्या पाकिस्तान में वो वक्त आ चुका है? साथ साथ अता तारड़ साहब को ट्वीटें करने का शौक है। वो कह रहे हैं जी मुजीबुर रहमान गद्दार है, डीजी साहब की हिमायत कर रहे हैं, उन पर उनकी कोई याददाश्त ज़रा सुथरी करवाएंगे। साथ साथ जनाब हजूर वाला हमारा जो क्या उसको कहते हैं, ये धमकियाँ आ रही हैं, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। बार बार धमकियाँ दी जा रही है, कौन लोग हैं ये जो धमकियाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, उस पर समझाएंगे। और सबसे पहले पेशावर से जवाब। आज जलसा है, एक नॉर्मल सा आम सा जलसा था, पहले से ऐलान किया गया था, लेकिन अब शायद खटक साहब कह रहे हैं कि हमारा जलसा बड़ा ख़ास और खसूसी कर दिया गया, बहुत बड़ा जलसा हो गया ये। शुक्रिया DGI साहब। कल तहरीक इंसाफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इतना सख्त जवाब नहीं था। तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़े तहम्मुल से बड़ा स्मार्ट किस्म का जवाब दिया गया और ये बताया गया कि हम लड़ना नहीं चाहते आपसे भाई, आप तवज्जो किसी और साइड पर कीजिए। इसमें अब कुछ लोग कुछ तजिया ये भी कह रहे हैं कि नून लीग ने बड़ी स्मार्टली फौज को इमरान खान की तरफ धकेल दिया है। इमरान खान के तोपों का रुख होता है शहबाज शरीफ की तरफ, लेकिन उन्होंने इस तरफ करके रख दिया है नून लीग ने। ये उनकी स्मार्टनेस है, ये भी मानी जा सकती है। लेकिन पेशावर से इतलात मेरी है कि बड़ा सख्त जवाब आएगा, बड़ा करारा जवाब आएगा। आप वहाँ पर नारे, वहाँ पर प्ले कार्ड्स देख रहे हैं जो कि बहुत ही हार्श हैं। कल जो पेशावर की पार्टी है ANP, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर मौलाना फजलुर रहमान की जमात जो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने एक शो में बोला, तकरीबन सारी जमातें नून लीग के अलावा इसी लाइन पे खड़ी हैं जो मैंने पहले दिन कहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए थी, गलती हो गई है। लेकिन आज देखते हैं तहरीक इंसाफ उस गलती पे जलाती है, तेल डालती है या एक बेहतर मैसेज देती है। शायद खटक साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की। उन्होंने कहा जी मैं गाली का जवाब गाली में दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको गाली नहीं दूंगा। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया कि इमरान खान कौन है। तो अभी रात को इस पे करेंगे, जो जवाब आता है रात को उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अभी मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है, एक चीज़ है धमकियाँ। बहुत सारे टाउट सहाफ़ी हैं, टाउट सियासतदान हैं, वो बता रहे हैं कि भाईजान बस मंडे से यानी कल से क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा, तुन के रख दिया जाएगा। कोई अपने पेटी भाइयों को बता रहा है कि जी 2 नंबरी मत करो, बस आप ये बयानिया नहीं दे सकते, तहरीक इंसाफ का बयानिया नहीं आप बना सकते, आप तहरीक इंसाफ के बारे में कोई अच्छी चीज़ नहीं कह सकते अब, वरना आप पे क्रैकडाउन शुरू हो गई। ये चीज़ मुझे बड़ा तंग करती है। क्यों तंग करती है? ये लोग वो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट होने के, तर्जुमान होने के, सेल्फ प्रोक्लेम तर्जुमान होने के दावेदार हैं। जाहिर बात है इनको बता दिया जाता होगा, लेकिन क्या हमारी रियासत इतनी ही एंटी अवाम है? हर टाइम मैं जब देखता हूँ धमकियाँ मिलती रहती, मैं इतना गुस्सा आता है मुझे इस बात से कि यार हर टाइम धमकी देने, हर बंदा ही धमकी देता रहता है। जो बंदा किसी पोजीशन ऑफ पावर में, वो आवाम को धमकियाँ लगाता रहता है, वो मीडिया को धमकियाँ लगाता रहता है। तो अभी धमकियों का एक सिलसिला शुरू हो चुका है और मुझे पूरा यकीन है कि क्रैकडाउन होगा। मुझे नहीं पता किसके खिलाफ होगा, हो सकता है मैं भी बीच में शामिल हूँ। हालांकि मैं कोई ऐसी वैसी बात करता तो नहीं हूँ, मैं तो बड़ा बीबा बच्चा हूँ, लेकिन क्रैकडाउन का तो नहीं पता होता बीबा कौन है, बाबा कौन है। क्रैकडाउन तो क्रैकडाउन होता है, वो तो हो जाता होता है, किसी के भी खिलाफ हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है क्रैकडाउन। तो इस क्रैकडाउन की उम्मीद और इस क्रैकडाउन की अब वो एक्सपेक्टेशन है हम लोगों को, मेरे को ख़ास तौर पे। देखते हैं कि कब शुरू होता है, कैसे शुरू होता है और क्या होता है इस क्रैकडाउन में। लेकिन बहरकैफ ये आपको बता दूं कि अब क्रैकडाउन का प्लान कर लिया गया है। अब कहा गया है कि रेड लाइन कोई क्रॉस करने नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में बहुत सारी रेड लाइनें हैं जो मिटी हैं और फिर नई रेड लाइनें ड्रॉ हुई हैं। तहरीक इंसाफ वालों ने अपनी रेड लाइनें बनाई थी, एस्टेब्लिशमेंट की हमेशा से रेड लाइनें हैं और बहुत सारी रेड लाइनें क्रॉस हो चुकी है, गडमड हो चुकी है। तो अब क्या नई रेड लाइन्स ड्रॉ की जाएंगी, मार पीट के हमें उस रेड लाइन के पार लेके जाएगा, वो मेरे इल्म में नहीं है। दूसरी तरफ असद उमर का ट्वीट डिस्कस करने से पहले अता तारड़ साहब जो हैं, गुस्से नाक जो आदमी हैं, वो हर टाइम गुस्से में होते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने एग्री किया जी शेख मुजीबुर रहमान के बारे में जो भी कहा जा रहा था DGI की तरफ से। लेकिन हमें तो नवाज शरीफ साहब बताते रहते हैं कि हजूर वाला शेख मुजीबुर रहमान गद्दार तो नहीं था, उसको गद्दार बनाया गया है, वो महब वतन पाकिस्तानी था। मरीम नवाज भी ये बताते रहिए। तो ये अता तारड़ साहब कौन सी मूलियाँ खा गए हैं कि गैस उनके सर को चढ़ी है? मुझे ये नहीं समझ आती। ये फैशन एक बना हुआ है पाकिस्तान में कि आप यहाँ पर गॉबल्स की तरह, जिसको जॉबल्स कह रहे थे DGI साहब, जॉबलेस
झूठ बोलते रहे, एक ही बात दोहराते रहे तो लोगों को लगेगा कि वो सच होगी। अभी प्रॉब्लम ये है कि दौर है चैट जीपीटी का। अभी कोई भी वो डालेगा चैट जीपीटी में कि 1971 में चैटू क्या बता मुझे क्या हुआ था, बड़ी टेल मी व्हाट हैपेंड, वो आपको पूरा हिस्ट्री ला के बता देगा जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। आपका नैरेटिव दुनिया नहीं मानती। हमें पढ़ा दिया जाता है तो हम मान लेते हैं, लेकिन ऐसे माना नहीं जाता। मैं बहुत सारी चीज़ें, मैंने किताबें इस बारे में पढ़ी, प्रोग्राम भी किए। मेरा शायद कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है, मैं पुराना आदमी हूँ, लेकिन नई नस्ल का पर्सपेक्टिव मेरे से बिल्कुल फ़र्क है, क्योंकि वो उनके लिए ढूंढना चीज़ें बड़ी आसान है। जब मैंने मीडिया में शुरू किया था काम, तो उस टाइम पे डीवी पे काम होता था, इतनी बड़ी वो एक टेप होती थी। आपने वीडियो कैसेट्स बहुत सारों ने देखी होंगी, वीडियो फिल्में उस टाइम पे बाजार से रेंट पे लाके। उसके बाद फिर मिनी डीवी आई। मिनी डीवी इतनी छोटी सी होती थी, उसको ग्रैब करना, डिजिटाइज करना पड़ता था। पहले उसको वीसीआर में डाल के वो सारा रिकॉर्ड करते थे। अगर 40 मिनट की तो 40 मिनट रिकॉर्ड होती थी, फिर उसके बाद वो हमें मिलती थी। उसके बाद उसमें से हम एडिटिंग करते थे। उसके बाद फिर मेरे सामने कार्ड वाले कैमरे आना शुरू हो गए। कार्ड निकालते थे, 2 मिनट में कॉपी करते थे, वो सारी MP4 फॉर्मेट में टाइमलाइन पे आ जाती थी आपके। फिर उसके बाद अब तो मोबाइल आ गए, अब तो मोबाइल इतना एडवांस हो गया है, अब तो एयर ड्रॉप आ चुका है, अब तो वी ट्रांसफ़र आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें इससे भी एडवांस लेवल की आ चुकी हैं। तो ये जो 1901 का पाटा पुराना लेसन अता तारड़ साहब पढ़ा रहे हैं, ये नहीं मानेंगे लोग जनाब, ये कुछ ठीक नहीं है। खैर, उसके बाद छोटा सा व्लॉग होना है, ज़्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है चीज़ें, तो आई एक्चुअली वांट कि ये चीज़ें सारी हम ज़रा कवर कर लें। असद उमर साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी, विक्टर हुगो सेड नथिंग इज़ मोर पावरफुल देन एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। द आइडिया हुज टाइम हैज़ कम इन पाकिस्तान इज़ दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर द रियल ओनर ऑफ द कंट्री एंड द ओनर्स हैव अ राइट टू बी द रियल डिसीजन मेकर। यानी कि पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के मालिक हैं और उनका हक है कि वो फैसले करें पाकिस्तान पे। अब क्या ये ऐसा हो चुका है? मुझे अब ये पूछना है। तो इसमें जब तहकीक करें तो 3-4 चीज़ें सामने आती हैं। पाकिस्तान की असल लड़ाई जो है इक़्तिदार की नहीं रही कभी भी। अब सोचें तो बड़ा मज़ा आता है। इक़्तिदार की नहीं है लड़ाई, होती है इख्तियार की, क्योंकि जो हुकूमत इक़्तिदार में होती है उसके पास भी इख्तियार नहीं होता। इमरान खान की इख्तियार पे लड़ाई हुई, नवाज शरीफ साहब इख्तियार पे लड़ते रहे। इख्तियार की लड़ाई है। एक बंद कमरे में बैठे फैसले होंगे या 25 करोड़ अवाम फैसला करेगी, ये बता दीजिए। पाकिस्तान की जो ताकत है वो अवाम से आती है, ठीक है। सिस्टम जब डिस्कनेक्टेड हो जाता है अवाम से तो सिस्टम में क्रैक्स आ जाते हैं। ये मेरा दूसरा पॉइंट है कि क्यों मुझे लगता है कि असद उमर साहब की बात में वजन हो सकता है। पाकिस्तान आज जिस मुकाम पर खड़ा है वहाँ पर एक चीज़ टकराती आ रही है, वो टकराव इस टाइम महसूस हो रहा है आपकी आंखों के सामने। अवाम की मर्जी बामुकाबला ताकत का तसल्लुत, ठीक है। मुल्क अवाम का है, कोई नारा नहीं है, ये असूल है जनाब। ये दुनिया की हर मजबूत जमहूरियत इसी पर खड़ी है। और जब मालकान खड़े हो जाते हैं तो किराए के फैसले हमेशा बदल जाते हैं। शिफ्ट आपको होता हुआ नजर आना चाहिए। हाउ इट इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है, वो आपको मैंने पहले बताया कि रेड लाइनें मिट रही हैं, खौफ का तवाजुन टूट रहा है। लोग अब कॉन्सिक्वेंसेस से उस तरीके से नहीं डरते जिस तरह पहले डरते थे। रियासत के पुराने टूल्स क्या हैं, FIR, अरेस्ट, मारकूट, अब वो सेम रिजल्ट नहीं आ रहे। अब इनको रियासत को कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है अरशद साहब के केस में ज़्यादा हो चुका है, उसके बावजूद अवाम का रिएक्शन दूसरा आ रहा है। अवाम फैसला साज बन रहे हैं। कमेटियाँ ये नहीं अवाम रिजेक्ट कर रहे हैं, अवाम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके फैसले माने नहीं जा रहे लेकिन बोल रहे हैं। नई नस्ल को इमरान खान ने 65% लोगों को सियासी शऊर दिया है। रूलिंग क्लास और लोगों के दरमियान में डिस्कनेक्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं, लोग कंट्रोल की बात करते हैं, लोग चिढ़ रहे हैं, आपसे नफरत कर रहे हैं। बाय इलेक्शन इसका सबूत है कि लोगों ने वोट ही नहीं डाला, 5% से भी कम। और फिर जो सिस्टम डिपेंडेंट हो सीक्रेसी के ऊपर, वो कोलैप्स करता है एक्सपोजर की इस एज में। वो इस एज में कोलैप्स करता है। ये चीज़ नहीं करनी, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, ये नहीं करने हम आपको बता नहीं सकते, ये नहीं करने ये हमारे डिफेंस से रिलेटेड, ये नहीं करनी हमारी साइंस से रिलेटेड है, इसके बारे में वक्त आने पर बताएंगे, ये अद्या से रिलेटेड है, ये बड़ा सीक्रेट है, इसमें बात नहीं करनी। ये सिस्टम अवाम का सिस्टम नहीं हो सकता, इसलिए सिस्टम टूटेगा। सियासी इंजीनियरिंग की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। जिस तरीके से 2024 के इलेक्शन एक्सपोज हुए हैं, जिंदगी में मैंने कभी इस तरह की भोंडी रिगिंग नहीं देखी कि हर एक को पता है किसके हल्के में कौन जीता था, कितने वोट पड़े थे। फिर आखिरी चीज, थैंक्स टू सोशल मीडिया, अवाम सिर्फ सुन नहीं रहे, अवाम अब टका कर जवाब दे रहे हैं। ये जवाब अगलों के झाके कानों में गूंज रहा है, ये जवाब लगता है। और ये सिर्फ नून लीग के लिए ठीक नहीं बैठता, ये तरीके इंसाफ के लिए भी ठीक बैठता है कि उन्हीं के लोग उनको मुंह पर जवाब देते हैं। ये पहले मैंने कभी नहीं देखा, ये पहले हो रहा है। तो लेट्स होप कि असद उमर साहब
की बात ठीक हो और इस आइडिया का एक इंडिपेंडेंट बाइख्तियार अवाम का टाइम आ चुका है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।